नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ दिव्या गौरव त्रिपाठी। सरकारी स्कूलों का नाम सुनते ही हमारे मन में जो तस्वीर उभर कर आती है वह तस्वीर होती है टूटी फूटी इमारतों के अलावा बिना टीचर्स वाले क्लासरूम की। लेकिन इस तस्वीर को बदलने की कोशिश में लगे हैं उत्तर प्रदेश के हजारों टीचर्स। उन्हीं में से एक हैं देवरिया जिले के प्राथमिक विद्यालय चांदपुर के भोला चौधरी जी। भोला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन बीट्स के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। नमस्कार मैडम। नमस्कार भोला जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि देश का शिक्षा को समर्पित इकलौता मंच एजुकेशन बीट्स जिसके साथ आज आप जुड़े हैं, कैसा फील हो रहा है आपको आज? दिव्या जी, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और एजुकेशन बीट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम सभी शिक्षकों के भावों को, हम क्रियाकलापों को, सकारात्मक पहल को प्रदर्शित करता है। इसके लिए आपके इस पूरे चैनल और आप सभी पत्रकार गण का मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भोला जी, आपसे एक बात जानने की कोशिश करूंगी कि जब आपने अपने विद्यालय में ज्वाइन किया था तब से अब में जो पहले की क्या शिक्षा व्यवस्था थी वहां की और आज वहां पे कैसी शिक्षा व्यवस्था है, क्या बदलाव आया है? तो वो जो बदलाव है वो जरा आप बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। जब मैंने ज्वाइन किया था प्राथमिक विद्यालय चांदपुर विकास क्षेत्र रामपुर कारखाना जनपद देवरिया में, तो उस समय विद्यालय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ना ही संसाधनों के मामले में फर्श वगैरह और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, ये सारी चीजें संतोषजनक नहीं थी। हमने पहल किया ग्राम प्रधान जी से, तत्कालीन जो थे, और विद्यालय के समिति के जो सदस्यगण थे और अभिभावकों से मिलकर के विद्यालय में पहले तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया। उसके बाद अभिभावकों के साथ मिलकर के बच्चों की पढ़ाई को लेके बात हुई, बच्चों की समस्याओं को देखा गया और धीरे धीरे उत्तरोत्तर सुधार करते करते आज बहुत बदला हुआ दिखता है। मैं कल्पना करता हूं कि उस समय जब मैंने ज्वाइन किया था, आज तो बहुत बड़ा फर्क की ओर से भी बहुत ज्यादा फर्क दिखता है। विभाग की ओर से भी अब मिशन प्रेरणा और ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों की सूरत बदलने लगी है और साथ ही साथ अध्यापकों के बीच भी आप जैसे प्लेटफॉर्म के कारण, सोशल मीडिया के कारण आज हर शिक्षक बेहतर और बेहतर करना चाहता है और विभाग भी फुल सपोर्ट कर रहा है। विद्यालयों के लिए बजट भी बढ़ाए गए हैं। हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी माननीय सतीश द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी पहल की है और हमारे जो महानिदेशक हैं श्री विजय किरण आनंद जी, ये सारे लोग मिल करके पूरी तस्वीर बदलने वाले हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हमारे उत्तर प्रदेश के सभी बेसिक विद्यालयों की सूरत बहुत ज्यादा बदली नजर आएगी। बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। जी बिल्कुल। बोला जी, इस बदलाव को लाने में आपको बहुत सारी परेशानियां भी आई होंगी, बहुत सारा आपका संघर्ष भी रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपने संघर्ष की कहानी के बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल। ये संघर्ष बहुत लंबा रहा है और शुरुआती दौर में अभिभावकों से मिल करके फीडबैक उनका लेना पड़ा कि क्या वो विद्यालय की पढ़ाई व्यवस्था से संतुष्ट हैं या नहीं, और विद्यालय के बच्चों के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग अपने स्तर से किए कि कैसे इनको मोटिवेट किया जाए, कैसे इनको शिक्षा से जोड़ा जाए, इनकी बोलचाल की भाषा में कैसे परिमार्जन किया जाए। तो बहुत सारे प्रयोग हम लोगों ने किए और बताऊं आपको कि बीच में एक ऐसा वक्त आया जब आसपास की जो प्राइवेट स्कूल थे उन लोगों ने एक तरह से अभियान चला दिया। गांव तो बहुत छोटा है ये चांदपुर, लेकिन उन लोगों ने अभियान चला दिया कि हमारे वहां आओ, फ्री का हम एडमिशन देंगे, केवल एडमिशन करा लो, सब कुछ फ्री रहेगा। इस तरह की भी योजनाएं चली, लेकिन हम लोग लगे रहे और हम लोगों ने फोकस किया शिक्षा की गुणवत्ता पे। कम से कम जो बच्चे अभिभावक हम लोगों से जुड़े हुए हैं वो कहीं ये न महसूस करें कि हमारे बच्चे उन पब्लिक स्कूल के बच्चों से या उन प्राइवेट स्कूल के बच्चों से पिछड़े हैं, बल्कि हम
उनको ये महसूस कराएं कि आपके बच्चे उन बच्चों की तुलना में ज्यादा जानते हैं, और इस तरह से फिर हमारा विश्वास उन लोगों का हम लोगों के प्रति बढ़ा और हम लोग विश्वास उनका जीतने में कामयाब हुए, और धीरे धीरे हम कामयाब और होते ही जा रहे हैं। जी जी। बोला जी, जैसा कि देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों की तरह आपके सरकारी स्कूल में भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो ग्रामीण माहौल में लोगों को पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए, मतलब पेरेंट्स मीटिंग के लिए कैसे आप उनको समझा पाए? क्या होता है ना कि गाँव में तो लोग ये कहते हैं कि हम बिज़ी हैं, हमारे पास समय नहीं है, अरे मैं क्या बात करूँ? या बेटा तू चला जा, मैं क्या बात करूँ जा कर के? तो इस तरीके से उस माहौल में कैसे आपने एडजस्टमेंट किया? ज़रा बताएँ। जी, बिल्कुल। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक हुई या शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक हुई, माता शिक्षक संघ की बैठक हुई। इन बैठकों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है, और हमारी इन बैठकों में ज़्यादातर जो माताएँ अभिभावक हैं या बड़ी बहनें अभिभाविका हैं, वही लोग ज़्यादातर विद्यालय के इन सब क्रियाकलापों के साथ जुड़ते हैं, जी। और मोटिवेट किया जाता है कि वो ऐसे समय रखा जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का प्रतिभाग हो और हम लोग अपनी बात कह सकें और उन लोगों की समस्याओं को समझ सकें। साथ ही साथ मैंने एक मुहिम शुरू की जिसमें विद्यालय के बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग बढ़ाने के लिए मैंने बाकायदा म्यूजिक सिस्टम और माइक के साथ उनसे बुलवाया, और वाह! उन लोगों के साथ ये एक शर्त रखी, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, इनके घर कोई बहुत इंग्लिश बोलने वाले जी, कुछ इस बिल्कुल, तरह प्रैक्टिस कराने में सहयोग कम मिलता है। तो बिल्कुल। हमने उन बच्चों के लिए से एंड आस्क थीम पर आधारित एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें वो बच्चे रोज सवेरे प्रार्थना के समय कुछ सेंटेंसेस का अभ्यास करेंगे, आपस में एक दूसरे से पूछेंगे। एक बच्चा माइक पे होगा, वो दूसरे से पूछेगा, दूसरा पहले वाले से पूछेगा, और साथ ही साथ हमने शर्त लगा दी कि आप गांव में, घर में, मोहल्ले में, गांव की दुकान पर, खेत में, कहीं भी मिले तो आपको अपने स्कूल के पढ़ने वाले किसी भी बच्चे से 2 लाइन, 2 सेंटेंस आपको अंग्रेजी में पूछना है। पूछना है। इन केस वो बता दिया तो भी ठीक है, अगर नहीं बताया तो जो बच्चे बता ले रहे हैं वो दूसरे को मोटिवेट करेंगे कि ऐसे बोलो, जब मैं ये पूछूं तो तुम्हें ऐसे बोलना है। तो इस तरह से बहुत ही सकारात्मक माहौल मिला, और बहुत अभिभावकों में अच्छा संदेश भी गया। साथ ही साथ विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रमों में भी मैं बहुत अच्छी पहल किया और प्रयास किया कि हमारे विद्यालय के बच्चे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हों, और पढ़ाई के साथ-साथ जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ जी, हैं, जी, जी। समाज को जागरूक करने वाली एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए भी उनको मैंने तैयार किया है। और चाहे वो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हो, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने खुद डमरू उठाया और उन बच्चों को ट्रेंड किया, मैं बच्चियों को गीत के माध्यम से, और साथ ही साथ पढ़ाई में भी हम उस स्किल का प्रयोग करते हुए, जैसे तोते के लिए एक चोंच बना दिया और उसको लेके हम गतिविधियों में बच्चों को लगा करके, ताकि वो समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए, और पढ़ाई के साथ-साथ नो बैग डे पर सैंडविच निर्माण हुआ, या राखी के सीजन में जब सावन का महीना होता है, तो हमारे विद्यालय की एक परंपरा बन गई है लगातार, हालांकि इस साल नहीं हो पाया वो, लगातार परंपरा बन गई है कि हम लोग साड़ी के बेकार डिब्बों से वो बच्चे अत्यंत न्यूनतम लागत में 50 पैसे या 50 पैसे से कम में ही एक राखी, उस राखी के बच्चे हैं। और मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और डायट प्राचार्य को प्रतिवर्ष मैं भेंट करता हूँ, ये कोशिश है। और साथ ही साथ अभी गत वर्ष हमारे विद्यालय के बच्चे यातायात लघु नाटिका जी। नाट्य प्रतियोगिता में भी भाग लिए और जनपद से चयनित हुए। अभी प्रदेश स्तर से उसका परिणाम आना बाकी है, लेकिन जनपद में माननीय जिलाधिकारी, माननीय ये एसपी साहब, इन लोगों के सामने पुलिस लाइन में हमारे बच्चे जाते हैं और प्रोग्राम करते हैं, वहां से सम्मानित होते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आपको मैं बताऊं, मैं अपनी कार से उन बच्चों को वहां लेके जाता हूं, वो बच्चे कार्यक्रम करते हैं, फिर उनको लाके छोड़ता हूं। तो मेरी भी इच्छा है कि ये बच्चे ही हमारी पहचान है। अगर बिल्कुल। ये बच्चे आगे जाएंगे तो वो हमें बहुत ज्यादा खुशी देंगे। घर से अलग ऐसा लगता है कि आपका विद्यालय एक अलग सी दुनिया है आपके लिए। अगर नहीं जाते होंगे तो जी अच्छा जी नहीं लगता होगा आपको। जी जी, बिल्कुल। और अभी एक प्रयास ये भी रहा कि जो
दुनिया के बाकी देशों के शिक्षक हैं, एजुकेटर्स हैं, उनसे भी मैं जुड़ने का प्रयास किया और वहाँ की भी कुछ तकनीकें मैं अपने विद्यालय में लागू किया हूँ, जिसमें रहस्य कक्षा, ये वो कक्षा होती है जब हम अपने विद्यालय के बच्चों को दूसरे देश के उसी कक्षा की बच्चों के साथ जोड़ते हैं ऑनलाइन। दोनों कक्षाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं और दोनों तरफ के जो टीचर होते हैं वो किसी दिए गए टॉपिक पे कल्चरल एक्सचेंज हुआ या जो भी उन बच्चों के हिसाब से है, जो भी उस पे इंटरेक्शन करते हैं, वो बच्चे बातचीत करते हैं और हम लोग उसमें फैसिलिटेटर का काम करते हैं। तो ये भी प्रयास चल रहा है और साथ ही साथ विद्यालय में जो आईसीटी की टूल्स हैं, गतिविधियां हैं, उनका भी हम लोग प्रयोग करते हैं और इस कोविड काल में जो एक कठिन समय आया हुआ है, इसमें हम लोग अभिभावकों से संपर्क करके ई पाठशाला के माध्यम से सामग्रियां उनको प्रोवाइड कराते हैं खुद जा करके, और व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं जिनमें, हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप में समस्या है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है जिसके कारण ये समस्या आ रही है, तो दूरदर्शन, रेडियो और ई पाठशाला घर घर जा करके और इस तरह से उनको मदद कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो उनके घर पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप अपने छोटे भाई बहन की मदद करो और इनको थोड़ा सा गाइड करो। मतलब कोरोना काल में स्कूल तो बंद हो गए और जिस तरीके से ऑफलाइन क्लासेस होती थी, बच्चे स्कूल आते थे, तो शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। तो कितने बच्चे तक आपके यहाँ जो हैं किस तरीके से, मतलब आप जैसा कि आपने कहा कि बड़े बच्चे हैं उनको समझा देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कितना तसल्ली होती है कि आपके वो बच्चे जिनको आप क्लास में बाकायदा पढ़ाते थे और आज अब वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको नहीं आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं उतनी, तो आपको कैसा फील हो रहा है इस तरीके से कि जल्दी ये कोरोना जाए? जी बिल्कुल, विद्यालय के सभी शिक्षक और मैं खुद भी एक विद्यालय प्रमुख होने के नाते बहुत कसक है मन में कि वो बच्चे जिनको हम लोग मतलब कक्षा में बैठा के पढ़ाना आमने सामने, वो एक अलग अनुभव होता है और ये कहीं ना कहीं बैरियर लगता है, जैसे लगता है कि जो चीज हम देना चाहते हैं वो बीच में ही छन जा रही है, रुक जा रही है। जी बिल्कुल, नहीं दे पा रहे हैं। बहुत संतुष्ट नहीं है हम लोग, लेकिन फिर भी जो हो सक रहा है वो विभागीय निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। भोला जी, ये बताइए कि माना जाता है कि सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिनके अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की फीस देने में सक्षम नहीं होते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई देखते हैं आप? देखिए, कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन पूरी तरह मैं सहमत नहीं हुई इस बात से। बहुत सारे हमारे विद्यालय में ऐसे भी बच्चे हैं जो सक्षम हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे वहाँ चुना और हमारे वहाँ वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दर्जनों बच्चे ऐसे, दर्जनों घरों के बच्चे ऐसे हैं हमारे विद्यालय में, लेकिन हम लोगों का प्रयास ये रहता है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश है और बहुत अच्छी स्थिति में एक बड़ी जनसंख्या नहीं है, तो वो आए जो भी रहते हैं, हम उनके लिए तत्पर हैं, समर्पित हैं और जो आए हैं हमारे पास, उनको हम कहीं भी पीछे नहीं रखना चाहते। उन बच्चों से जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनसे हम लगातार तुलनात्मक अध्ययन भी कराते हैं। कभी उधर के बच्चों को भी हम अपने वहां देखते हैं कि कंपटीशन के रूप में कि ये हमारे बच्चे और वो बच्चे कहाँ पे हैं, ये भी हम लोग देखते हैं। तो अक्सर ये मिलता है कि हमारे बच्चे कहीं पीछे। मतलब आप तुलना करते रहते हैं बीच-बीच में? जी बिल्कुल, स्वयं का मूल्यांकन भी होना चाहिए। हमारे बच्चे क्या जान रहे हैं, अन्य बच्चे जो हमारे वहां नहीं पढ़ रहे हैं, वहां क्या स्थिति है, तो हम बेहतर पाते हैं अपने आप को। और साथ ही साथ अब तो विद्यालयों का कायाकल्प हो रहा है। आपने देखा होगा, जैसे मैंने विद्यालय को एक ट्रेन के रूप में उसकी पेंटिंग कराई। बाला कॉन्सेप्ट आया हुआ है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड के रूप में। पूरे विद्यालय की बिल्डिंग को आजकल एक ऐसे पैटर्न में विकसित किया जा रहा है कि जहां भी बच्चे की नजर जाए वो कुछ न कुछ जरूर सीखे। तो विद्यालय की पूरी बिल्डिंग ही इस तरह की सोच लेके शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग चला है। और हमारे महानिदेशक जी, शिक्षा मंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, ये सारे लोग लगे हुए हैं और शिक्षक गण भी अपनी व्यावसायिक दक्षता को बढ़ा रहे हैं।
ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से और देखा देखी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से भी हम सभी शिक्षकों में एक अलग तरह की जागरूकता आई है। और अधिकारियों में भी, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे वो बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, या एजुकेशनल सपोर्ट में एआरपीज हैं, शिक्षक संकुल हैं, ये लोग भी अब सपोर्टिव सुपरविजन की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं और ज्यादा सपोर्ट मिलता है। भोला जी, जैसा कि आपके विद्यालय की तस्वीरें मैंने भी देखी हैं, तो आपने अपने विद्यालय का एक नया रूप दे दिया है ट्रेन के माध्यम से। ये किस तरीके से अनूठा जो ये रूप है, कैसे कैसे सोचा आपने कि हम इतना, वाकई बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये बताइए जरा, किस तरीके से आपके आइडिया आया दिमाग में? जी बिल्कुल, साउथ इंडिया में किसी विद्यालय का मैं ऐसे ही देख रहा था, जी तो वहाँ का एक नमूना मुझे मिला, लेकिन वो दूसरे तरह का था। जी फिर मैं नेट से ही कुछ चित्रों को खोज करके और एक हाइब्रिड टाइप का चित्र मैंने खुद जो है सोचा कि कैसे, और पेंटर की सहायता से उसको मूर्त रूप दिया। मेरी इच्छा थी कि एक बार जो है विद्यालय को ट्रेन के रूप में, हालांकि कहीं-कहीं एक आध साथियों ने कहा कि नहीं, ये ज्यादा उपयुक्त नहीं होगा, और कभी-कभी नकारात्मक भी आया। जी लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मन की इच्छा है, और उन बच्चों की इच्छा जरूर कुछ न कुछ हम लोगों के मन में भी आती रहती है। कभी हम लोग भी बच्चा बन के सोचते हैं, तो लगता है कि हाँ, और उसी इच्छा को मूर्त रूप दिया गया, और एक पूरी विद्यालय को एक ट्रेन के रूप में बनाया गया। और बहुत ही अच्छा है। ग्रामीण परिवेश के जो अभिभावक हैं, या जो भी शिक्षक साथी हैं, वो उनसे भी मैंने अपील किया था, और लोग आ भी रहे हैं, आके एक सेल्फी देते हैं, ट्रेन पे सवार होते हैं, और हमारे प्राथमिक शिक्षा के जो ये एक्सप्रेस। ट्रेन है, एक्सप्रेस शिक्षा एक्सप्रेस है चांदपुर की, इसको गति दे रहे हैं। तो आपको इसमें क्या बदलाव आया है, जो आपने चांदपुर एक्सप्रेस अपने विद्यालय का ये नाम दिया एक ट्रेन के रूप में? तो आपको लगता है बच्चे मतलब आकर्षित होकर के और ज्यादा बच्चे आए, या नकारात्मक चीजें क्या जी, रही, कुछ जी। बताएं? जी, जी, बिल्कुल। मैं बता दूँ आपको, पिछले साल हमारे वहाँ 70 नामांकन था, लेकिन अभी इस साल 105 नामांकन हो गया है। यानी काफ़ी अच्छी बढ़त हुई है। और वर्तमान समय में भी जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, हमारा जो परिवेश है विद्यालय का, जो सामाजिक परिवेश है, वहाँ जी जो गाँव के लोग हैं, जी उनमें भी बहुत एक सकारात्मक संदेश गया है। विभाग में भी सकारात्मक संदेश गया है। तो कहीं न कहीं इसका लाभ हमें मिलेगा, मिल रहा है। वो बच्चे, आपको मैं बता दूँ, मेरे विद्यालय में बाउंड्री नहीं है, जी लेकिन अभी भी वो ट्रेन पूरी तरह सुरक्षित है, कहीं कोई एक स्क्रैच भी नहीं आया। तो इसका मतलब है कि पूरे गाँव के लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, सपोर्ट ये कर रहे मेरे हैं। गाँव की ट्रेन है। जी जी, बिल्कुल। समाज का एक जुड़ाव विद्यालय से बढ़ रहा है। बोला जी, आज भी कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर हमारी टीम ने विजिट किया है, तो कई सारे वहां के जो टीचर्स हैं वो संसाधनों की दुहाई देकर के कहते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि मैम यहाँ पर हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमें ये प्रशासन की तरफ से ये चीजें नहीं उपलब्ध हैं, इस वजह से बच्चे कम हैं या हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो न जाने कितने एग्जाम्पल पेश करते हैं। आप उन सभी टीचर से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिस तरीके से अपने विद्यालय की रूपरेखा ही बदल दी, तो मैं चाहूंगी कि हमारे मंच के माध्यम से आप उन सभी टीचर्स को एक संदेश दें कि करने पर अगर आप आ जाइए, जुनून अगर आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जरा कोई एक संदेश उन टीचर्स को भी दे दीजिए। जी, जी, बिल्कुल दिव्या जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हो सकता है, और है भी, एक आध कुछ विद्यालय आप लोग घूमे होंगे। जी लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है प्राइमरी स्कूल पे, जूनियर स्कूल जो बेसिक द्वारा संचालित होते हैं। अब बहुत अच्छा पैकेज, पहले क्या था, 5,000 रुपए मिलते थे विद्यालय की रंगाई पुताई के लिए, और 5,000 उसके बाकी खर्चों के लिए। अभी ये चीज हटा करके और कंपोजिट ग्रांट कर दिया गया। 12,500, 25,000, 25,000 है 100 तक नामांकन के विद्यालयों के लिए 25,000, 100 से ऊपर जो विद्यालय हैं उनके लिए 50,000। इस तरह से हर साल कंपोजिट ग्रांट के रूप में धनराशि दी जा रही है। और एक ही बार सब कुछ नहीं बदल सकता। धीरे धीरे पैरामीटर जो बनाए गए हैं धीरे धीरे संतृप्त हो रहे हैं। 2 से 3 साल जाते जाते किसी भी विद्यालय में मुझे नहीं लगता है कि कोई संसाधनों की कमी होगी, कहीं कुछ कमी होगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि अध्यापक भी अपनी व्यावसायिक दक्षता बढ़ा रहे हैं, अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, और इसको एक चैलेंज के रूप में भी ले रहे हैं। ज्यादातर देखने को मिल रहा है।
तो जो बिल्कुल निष्क्रिय अध्यापक थे वो भी काफी सक्रिय हो गए हैं और देखा देखी एक बहुत अच्छा माहौल बना है। तो मुझे नहीं लगता, हाँ समय थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि जो भी अवस्थापना सुविधाएं हैं, जो भी कायाकल्प में हो रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा, एक ही बार सब कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। जी तो बिल्कुल। प्रेरणा के माध्यम से और कायाकल्प के माध्यम से बहुत जल्दी सारे विद्यालय संतृप्त नजर आएंगे, सारे विद्यालय अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और जो ये भ्रांति है, जो ये एक समाज में नकारात्मक संदेश है, वो सकारात्मक में बदलेगा। और मैं क्या कहूँ, बिल्कुल बदलेगा। और इसके लिए मैं आप जैसे पत्रकार और आप जैसे आपका जो प्लेटफॉर्म है एजुकेशन बीट्स, इसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारी बेसिक शिक्षा के विद्यालयों के समस्याओं को, उनकी परेशानियों को, उनके विचारों को साझा कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है आप लोगों का, इसके लिए मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। शुक्रिया भोला जी। कहते हैं कि कोई व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आपने इस कहावत को झूठा साबित कर दिया है। ये सब कुछ प्रेरणा करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली भोला जी, बताएं। देखिए, मानव स्वभाव है, जब आप अच्छा करेंगे जी और जब कुछ लोग उसकी सराहना करते हैं कि यार अच्छा काम किया, तो एक अंदर से बहुत अच्छी अनुभूति होती है, एक जागरूकता बढ़ती है। और विभाग का भी जब सपोर्ट रहे, समाज का भी सपोर्ट रहे, आप जैसे पत्रकार का भी सपोर्ट रहे, तो धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा करने की इच्छा आ जाती है। और कुछ इसी तरह का हुआ। मेरे विद्यालय परिवार के जो अध्यापक गण हैं, या हमारे घर के भी जो लोग हैं और हमारे ब्लॉक के, तो सब अच्छा कहते हैं। जब कुछ अच्छा करिए तो जब सराहना मिलती है, उसको एडॉप्ट किया जाता है, तो जी एक और ज्यादा बेहतर करने की प्रेरणा अंदर से आती है। बिल्कुल। बोला जी, एक चीज और आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि शौचालयों को लेकर के अधिकतर विद्यालयों में समस्याएं हैं। विद्यालय अच्छे हैं, टीचर्स भी हैं वहां पर, लेकिन शौचालय को लेकर के वहां सफाई कर्मचारी नहीं है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे, क्या आपके विद्यालय में भी ऐसी समस्या, मुझे तो नहीं लगता होगी अब, तो अगर थी नहीं तो नहीं, इसको कैसे सॉल्व किया आपने, जरा बताएं। देखिए विद्यालयों में, मेरे विद्यालय में ये समस्या तो नहीं है। मेरे जी विद्यालय के शौचालय साफ सुथरे हैं, जी जो सफाई कर्मी है वो भी नियमित। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, जैसे विद्यालय के लिए फुल टाइम एक कोई व्यक्ति रहता जो विद्यालय की संपत्ति को देखता और साथ ही साथ ये साफ सफाई इन सारे कार्यों को करता, तो और बेहतर होता। और मुझे लग रहा है कि सरकार इस पे भी विचार कर रही है, ताकि विद्यालय सुरक्षित हो। अक्सर कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि निर्जन जगह पे विद्यालय है या गांव में ही है और कि कुछ अराजक तत्वों ने ताला तोड़ दिया, कुछ सामान चुरा लिया। तो ये एक समस्या अभी भी है, लेकिन सरकार की तरफ से पहल की जा रही है। अभी किसी दिन मैंने पढ़ा था कि विद्यालयों की रखरखाव के लिए और वहाँ ये फुल टाइम साफ सफाई वगैरह के इंतजाम के लिए सरकार कुछ सोच रही है कि कैसे इसको सुदृढ़ किया जाए। तो तो आपने ऐसा नहीं है। जी तो आपने अपने और एक विद्यालय चीज में मैं और बताना चाहूंगा, जी एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि शौचालयों के लिए वाटर सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है, रनिंग वाटर। और हाथ धुलने के लिए मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट्स स्थापित की जा रही है। हम लोग खुद जी स्थापित कर रहे हैं, कर चुके जी हैं, बहुत सारे विद्यालयों में हो रहा है। जी तो अब कहीं भी कोई शिकायत का मौका नहीं रहेगा। लेकिन मैं जी, जानना चाहूंगी कि आपके यहाँ जो शौचालय हैं उसके लिए जो कर्मचारी है वो आपने अपने आप से वहां पे नियुक्त कर रखा है, या सरकार की तरफ से मिला है, या गांव के प्रधान की तरफ से, किस प्रकार ये आपको कर्मचारी नियुक्त हुआ है वहां पर? नहीं नहीं, हमारी जो ग्राम पंचायत है वो उसमें एक सफाई कर्मचारी हैं, महिला, चलिए जी। और वही सफाई का काम करती हैं, इसलिए हमारे वहाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत सुंदर। एक आखिरी सवाल है भोला जी आपसे, कि सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों की सोच बहुत नकारात्मक बनी हुई है, खासकर समृद्ध परिवारों में हम देखें तो। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे मंच के माध्यम से आप, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े, तो किस तरीके से उन लोगों की जो नकारात्मक सोच है वह दूर हो, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन्हें? जी बिल्कुल, मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आप कंपैरिजन करें। आप बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, आप किसी बच्चे को हमारे वहां भी पढ़ाएं और फर्क देखें, आपको फर्क दिख जाएगा। हम भी कहीं पीछे नहीं हैं।
हमारे सभी सरकारी विद्यालय मेहनत कर रहे हैं, सभी शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, विभाग मेहनत कर रहा है और हम आप सभी अभिभावकों के मानकों पे खरा उतरेंगे, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और एक बार देखने की जरूरत है, सरकारी विद्यालय बेकार नहीं होते, हम लोग खुद सरकारी विद्यालयों में पढ़े हुए हैं। हाँ, बीच का एक दौर भले आया हो, लेकिन नकारा नहीं जा सकता। सरकारी विद्यालय एक नई राह पे निकल चले। आपको मैं बताना चाहूंगा दिव्या जी कि बहुत सारे शिक्षकों के मंच भी बन चुके हैं, जिसमें जैसे मिशन शिक्षण संवाद एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मैं खुद ही उसका सदस्य हूँ। तो रोज सामग्रियां आती हैं, हम लोगों को ज्ञानवर्धक सामग्रियां, चाहे हमारी पढ़ाई लिखाई से संबंधित या पढ़ने पढ़ाने से संबंधित जो सामग्रियां हैं, वो भी हमारे काम की चीज वहां मिलती है। तो इस तरह से एक सकारात्मक माहौल मिलता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं स्वयं अपनी पहल पे अपने ब्लॉक के कुछ शिक्षकों की एक टीम के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें ब्लॉक के लगभग 50 शिक्षक जुड़े हुए हैं और हम लोग आपस में अपनी समस्याओं को भी साझा करते हैं और साथ ही साथ जिले के या दूसरे जिले के जो भी शिक्षाविद हैं या हम लोगों के विभाग में अच्छा कर रहे हैं, उनको भी हम लोग एक मीटिंग के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन एक घंटे का हम लोग मीटिंग करते हैं और हम लोग अपनी दक्षता को भी बढ़ाते हैं और समस्याओं को भी साझा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता की ही बात है कि सारे अध्यापक जागरूक हो रहे हैं और समाज में एक अच्छा संदेश जा रहा है। आप खुद महसूस करें कि 2-3 साल पहले और अब में काफी फर्क आया, बहुत बदलाव आया है। जी भोला जी, आपकी कोशिशें मिसाल बने। एजुकेशन बीट्स की ओर से आपको शुभकामनाएं देती हूँ। एजुकेशन बीट्स आपको शुभकामनाएं दे रहा है। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे सभी शिक्षकों से भी मैं आशा करती हूँ कि कम से कम समाज में बेहतर कर रहे भोला जी जैसे टीचर्स से वो प्रेरणा लें। और खैर, एक मुलाकात की अगली कड़ी में हम आपको मिलाएंगे ऐसी ही किसी और शख्सियत से जिसकी कोशिशें बदल रही हैं समाज की तस्वीर। भोला जी, आपने हमारे मंच पे अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद एजुकेशन बीट्स को और आपको भी कि आपने इस समस्या पे या हम लोगों के शिक्षकों की बातों को रखने का एक मंच दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।